सर मैं इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूं कि आपने डिफेंस और पीएसयू को लेकर बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी, बहुत सारी अनगिनत वीडियो आपने देखी होगी। ख़ास तौर से अगर आपने डिफेंस स्टॉक या फिर पीएसयू स्टॉक के अंदर निवेश करके रखा है या पीएसयू म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर डिफेंस म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करके रखा है, तो यकीनन आपने इतनी वीडियो देखी होगी जिसकी गिनती भी शायद आपने भुला दिया होगा। लेकिन फिर भी मुझे मालूम है बहुत सारे डाउट्स आपके मन में होंगे। तो सर इस वीडियो में मैं आपसे प्रोमिस करता हूँ, क्या करता हूँ, प्रोमिस करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो यकीन मानिए कि आपके एक एक डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि डिफेंस और पीएसयू को लेकर, डिफेंस की हम बात करेंगे खास तौर से, कि आपको पूरी तरह से आपको ये पता चल जाएगा। क्योंकि आपके सामने पूरी डिफेंस की एक कुंडली मैं रखने वाला हूँ जिसमें पूरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि शुरू में सबसे पहले जब इस स्टॉक में रैली नहीं थी तो रैली आई कैसे, फिर उसके बाद गिरावट क्यों हुई, उसके बाद फिर अब आगे ये कब तक गिरता रहेगा, उसके बाद जो भी लोग डिफेंस स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा है उन्हें आगे क्या करना चाहिए। यकीन माने डिटेल्स में पूरा डेटा के साथ आपको मैं समझाने वाला हूं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज की इस वीडियो में आपको क्लियर तौर पर यह पता चल जाए कि अब आगे करना क्या है। पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। अब यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट हम बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा मुद्दा होने वाला है वो ये होने वाला है कि भाई गिरा क्यों, समझ रहे, इतनी बुरी तरीके से गिरा क्यों, ये सबसे पहला मुद्दा है। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप सोच कर देखें गिरावट, अगर आप देखें तो पूरी मार्केट के अंदर ओवरऑल स्टॉक्स के अंदर गिरावट हो रही है। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि भाई ठीक है, ओवरऑल मार्केट के अंदर तो गिरावट अभी शुरू हुई है ना, अभी मतलब 2-3-4 हफ्ते से शुरू हुई है। लेकिन डिफेंस स्टॉक्स, पीएसयू स्टॉक्स काफ़ी टाइम पहले से गिर रहा है और बुरी तरीके से। अभी तक अगर मैं बात करूँ तो देखिए ओवरऑल मार्केट, अगर हम निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, बीएसई स्मॉल कैप, मिड कैप, इस तरह के जो भी इंडेक्स है वहां पर कितनी गिरावट हो रही है, 5%, 6%, 7%, 8%, इस तरीके की गिरावट हो रही है। लेकिन डिफेंस के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही है, एक्स्ट्रा गिरावट हो रही है। तो कहने यहाँ पर दो बातें समझने वाली हैं। सबसे पहली बात कि ओवरऑल मार्केट में अभी अभी गिरावट शुरू हुई है, लेकिन डिफेंस में और पीएसयू में काफ़ी टाइम पहले से गिरावट हो रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, गिरावट हर जगह पे आप देखें 7-8% है, ठीक है। स्टॉक वाइज अगर आप देखेंगे तो 10-15% आपको गिरावट नजर आएगा। इंडेक्स में इतनी गिरावट है 7-8% है, तो स्टॉक में मैं मान लेता हूं कि ज़्यादा होगा, 10-15 होगा, 17 होगा, 14 होगा, ऐसे होगा। लेकिन अगर डिफेंस के स्टॉक्स में देखें तो बहुत ज़्यादा 35%, 26%, 40% इस तरह की गिरावटें होकर रखी हुई हैं। तो कहने का मतलब है कि ये एक्स्ट्रा गिरावट क्यों, समझ रहे हैं, गिरावट एक्स्ट्रा क्यों। देखिए फिलहाल ओवरऑल मार्केट में जो गिरावट हो रही है उसके कई सारे रीज़न हैं, तो उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। डायरेक्टली अगर हम आए डिफेंस के ऊपर, तो डिफेंस में इतनी बुरी गिरावट क्यों, तो इसका सबसे पहला रीज़न क्या है सर, इसका सबसे पहला रीज़न और मेन रीज़न वही है, क्या है, अर्निंग जो है इन कंपनीज़ की अच्छी नहीं थी। क्या मैं बोल रहा हूँ, इन कंपनीज़ की अर्निंग्स अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गिरावट हो गई, बहुत ज़्यादा गिरावट, और आज तक वो गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर एक सोचने वाली बात है। दूसरा पॉइंट आता है कि भाई अगर ठीक है अर्निंग अच्छी नहीं थी तो ये स्टॉक्स भागे क्यों। सवाल होता है ना भाई, अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अर्निंग अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से इतनी बुरी तरह से गिरावट हो गई, तो आप पूछ सकते हैं ना, जब अर्निंग अच्छी नहीं थी तो कंपनी भागी कैसे। रीज़न होगा ना भाई, विदाउट अर्निंग कंपनी भाग कैसे रही है, उसके स्टॉक्स प्राइस इतने हाई कैसे हो रहे हैं। ओवर वैल्यूएशन की बात स्टॉक में की जा रही है, तो भाई ये ओवर वैल्यूएशन आया कैसे। मेरे कहने का मतलब ये है, जब अर्निंग ही अच्छी नहीं थी तो ये सारी चीज़ें कैसी हुई। तो सर इसका जो रीज़न है, मेन रीज़न क्या है, वो मतलब कंपनी भागे क्यों। इसका अगर रीज़न की बात करें तो इसका रीज़न है भाई ऑर्डर बुक। इसको अभी पूरी तरह से मैं आपको समझाता हूं और आपको पूरी क्लियर बात समझ में आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। समझ रहे हैं, गिरा क्यों, सबसे पहला गिरा क्यों, तो इसकी इसलिए गिरा क्योंकि इसकी अर्निंग अच्छी नहीं थी। अगर अर्निंग अच्छी नहीं थी तो भागा क्यों, समझ रहे हैं। यहां पर मैं दूसरा पॉइंट पे लिख देता हूं, भागा क्यों, भागा क्यों।
तो इसलिए भागा था। उसका रीज़न ये था कि भाई इन कंपनीज़ के यानी डिफेंस सेक्टर की जो कंपनीज़ थी उस कंपनीज़ की जो ऑर्डर बुक थी इतनी मजबूत थी जिसका जवाब नहीं है। बहुत ज़्यादा मजबूत, बहुत ज़्यादा मजबूत। आपको मैं बताऊं, किसी कंपनीज़ को जो है ना 10,000 करोड़ के जो है ना ऑर्डर मिल रहे हैं, किसी को 30,000 के करोड़ के ऑर्डर मिल रहे हैं, सॉरी CRs, ठीक है ना, किसी को 40 करोड़ के ऑर्डर मिल रहे हैं। इस तरह के जो ऑर्डर मिल रहे थे, इसलिए इस तरह की जो कंपनीज थी उसके स्टॉक्स भाग रहे थे। मतलब कंपनी को अर्निंग नहीं है लेकिन ऑर्डर बुक ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंपनीज ऊपर की तरफ जा रही है। बिल्कुल एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लेवल क्रॉस करता हुआ बिल्कुल हाई लेवल पर जा रहा है ये स्टॉक। और यही चीज़ हो रहा था डिफेंस स्टॉक्स के अंदर। देखिए सर, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात, बहुत कीमती बात मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत ही पॉइंट की बात मैं बता रहा हूँ। जो लोग फाइनेंस वगैरह को या जो लोग अकाउंट्स वगैरह यानी MBA वगैरह करते हैं ना, उनको अच्छे से मालूम होगा। जिनकी अच्छी स्टडी होगी उन्हें भी पता होगा, चाहे उसने MBA वगैरह कर रखा हो या नहीं कर रखा हो, अच्छी खासी स्टडी है इन चीज़ों को लेकर, तो उन्हें भी इस बारे में पता होगा। देखिए एक चैप्टर क्या होता है आपको पता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इसका मतलब क्या होता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मतलब समझिए। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब ये होता है कि भाई कंपनीज को ऑर्डर मिल गया लेकिन सिर्फ ऑर्डर मिला, वो पैसा अभी अकाउंट में तो नहीं आया। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि कंपनीज को ऑर्डर मिल गया लेकिन उसका पैसा अभी क्या कहते हैं अकाउंट में नहीं आया। यही चीज़ हुआ था डिफेंस स्टॉक के साथ। डिफेंस स्टॉक्स ऐसे 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 जा रहा है, बिल्कुल ऐसे हो गया था। आप जाकर चार्ट देखिएगा, आपको पूरा डिटेल्स हो जाएगा और क्लियर हो जाएंगे आप इन चीज़ों को लेकर। ऐसे ही हुआ था, सेम यही कहानी हुई थी डिफेंस के स्टॉक्स में। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि जैसे ही ऑर्डर आया 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 45,000 करोड़, इस तरह के जो ऑर्डर आए ना, तो जो डिफेंस का स्टॉक्स ऐसे ऐसे चल रहा था वो डायरेक्ट ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर गया। लेकिन सिर्फ ऑर्डर ही मिला था, कंपनी के अकाउंट में नहीं आया, जिसकी वजह से उसका रेवेन्यू तो गिरता रहा ना। मतलब रेवेन्यू तो उतना अच्छा नहीं दिखा ना, वो तो लिस्ट में शो नहीं हुआ ना। सिर्फ ऑर्डर शो हुआ जिसकी वजह से स्टॉक भागा, लेकिन रेवेन्यू शो नहीं हुआ क्योंकि वो अकाउंट में नहीं आया कंपनी के। और जब तक अकाउंट में नहीं आता तब तक रेवेन्यू में शो नहीं किया जाएगा। तो कंपनी के रेवेन्यू जब खराब होंगे तो ऐसे स्टॉक्स गिरावट के टाइम पे बहुत ज़्यादा गिरते हैं, बहुत ज़्यादा गिरते हैं। और यही चीज़ हुआ था डिफेंस स्टॉक्स के साथ। तो फाइनली यहाँ तक आपको दो बातें समझ में आ गई होगी। सबसे पहली बात ये कि गिरा क्यों, तो अर्निंग अच्छी नहीं थी। अगर अर्निंग अच्छी नहीं थी तो फिर भागा क्यों, तो ऑर्डर बुक मजबूत थे। और इन दोनों चीज़ों के बारे में, दोनों रीज़न के बारे में यहाँ पर डिटेल्स में मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए एक बात और आती है कि भाई हार्ड सेलिंग क्यों हो रही है। हार्ड सेलिंग क्यों हो रही है ये जानने वाली बात है कि हार्ड सेलिंग आखिर स्टॉक्स के अंदर जो डिफेंस के जो स्टॉक्स है वहाँ पर हार्ड सेलिंग्स क्यों देखने को मिल रही है। अब इसके रीज़न के ऊपर बात करते हैं। देखिए नए इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए उनकी उतना ज़्यादा वो स्टडी वगैरह करते नहीं हैं। नए इन्वेस्टर क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग कि भाई पैसे के लालच में वो देखते हैं जहाँ पर भाग रहा है स्टॉक्स, जहाँ पर पैसे बन रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादातर रैली दिख रही है वहाँ पर वो निवेश कर देते हैं। कंपनी के रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, ऑर्डर बुक क्या है, इन तमाम तर चीज़ों पर उनकी नज़रें नहीं होती है। और ये भी डिफेंस स्टॉक्स के अंदर हुआ था, समझ रहे हैं। अगर मैं आपको बात करूं शिप बिल्डर्स की, अगर बात की जाए, शिप बिल्डर मझगांव डॉक, अगर इस कंपनी की बात करें तो इसके जो रिटेल शेयर होल्डर है ना वो एक साल के अंदर इन वन ईयर सीधा डबल हो गए, 2x हो गए, समझ रहे हैं, 2x हो गए। सिर्फ एक साल के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स इस कंपनी के कितने हो गए थे, सिर्फ एक साल के अंदर। बात याद रखिएगा, सिर्फ एक साल के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स कितने शेयर होल्डर हो गए थे, सीधा डबल हो गए, सीधा डबल। इसी तरह अगर एक और भी कंपनी की बात करूं मैं, जैसे कोचिन शिपयार्ड, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका रिटेल इन्वेस्टर्स कितने शेयर होल्डर हो गए थे पता है, सीधा 3 गुना हो गए, 3x हो गए थे।
अब देखिए, अब यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए, और रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादातर वो इन्वेस्टर्स थे जो कि मैंने आपको शुरू में बताया ना, कि जो देख रहे हैं कि भाई भाग रहा है तो वहाँ पर वो पैसे लगा देते हैं, वो सोचने समझने की कोशिश नहीं करते, स्टडी करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये ऐसे लोग ज़्यादा होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स में। अब ये लोग जो कर रहे हैं वो सेलिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं, एकदम से सेलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से भाई यहाँ पर हार्ड सेलिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। देखिए, मुझे इस बात का पूरी तरह से एहसास है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन सर एक एक डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ, चीज़ें एक एक करके डिटेल्स में मैं आपको बता रहा हूँ, और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अब दूसरी जो मेन बात आती है वो ये आती है कि भाई इस तरह की गिरावट कब तक होती रहेगी और कितना गिरेगा। तो देखिए सर, इसका जवाब क्या है, सिंपल वे में अगर मैं कहूँ, सिंपली, कोई घुमाने फिराने वाला काम नहीं, आपको मैं सिंपल बताता हूँ सर, इसकी गारंटी अभी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि और कितना ज़्यादा गिर सकता है, कब तक ये गिरता रहेगा, इसके बारे में कुछ भी गारंटी नहीं बता सकते आपको, समझ रहे हैं ना। झूठ मूठ अगर मैं आपको दिलासा दिलाऊं कि भाई वो इतने महीनों के बाद या इतने हफ्तों के बाद सही हो जाएगा, ये बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है, बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है। इसीलिए जो सच्ची बात है और जो हकीकत है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सर। तो ये बात भी क्लियर हो गई। अब हम डायरेक्टली अपने चौथे पॉइंट के ऊपर आते हैं कि डिफेंस स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड, MF मैंने लिखा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स क्या करें, समझ रहे हैं। सबसे पहले हम स्टॉक की बात करते हैं। जो लोग पहले से स्टॉक के अंदर निवेश करके रखें, पहले स्टॉक की बात हम कर लेते हैं, उसके बाद हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पर दो तरह के इन्वेस्टर्स होंगे। कितने तरह के इन्वेस्टर्स होंगे? दो तरह के इन्वेस्टर्स होंगे। एक तो वो इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने बहुत दिन पहले से डिफेंस स्टॉक्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था, या उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ था काफ़ी टाइम पहले से। तो पिछले 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जिन्होंने निवेश किया, उन्होंने अच्छा पैसा बनाया होगा। क्या किया होगा? उनके अच्छे पैसे बन चुके होंगे। तो वहाँ पर उनको मैं ओल्ड इन्वेस्टर्स के नाम से यहाँ पर लिख देता हूँ, समझ रहे हैं ना। ओल्ड इन्वेस्टर्स, वो ओल्ड इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छा खासा पैसा मार्केट के अंदर बनाया होगा। जबकि अगर गिरावट को देखें और जितना पैसा उन लोगों ने बनाया, उन चीज़ों को अगर देखें, तो मुझे लगता है कि बहुत सारा पैसा आपने बनाया था डिफेंस के अंदर, बट यहाँ पर गिरावट हो रही है तो उतनी भी गिरावट नहीं हो रही है जितना कि आपने पैसा बनाया था, समझ रहे हैं। म्यूचुअल फंड का अगर मैं बात करूँ तो म्यूचुअल फंड का जो HDFC का डिफेंस फंड है ना, उसने पिछले 1 साल में 100% से ऊपर के SIP रिटर्न्स थे उसके, 100% या 100 के आसपास थे, लगभग ज़्यादा ही थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो भाई म्यूचुअल फंड ने इस तरह के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो आप अगर डायरेक्टली स्टॉक में होंगे तो कई सारे स्टॉक्स, जैसे मैं HAL की बात करूं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करूं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात अगर की जाए, कोचिन शिपयार्ड की अगर बात की जाए, तो BEML की बात की जाए, मतलब इस तरह के जो भी स्टॉक्स हैं, उन्होंने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा खासा पैसा बना कर दिया। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब नए इन्वेस्टर्स हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन वो कर क्या सकते हैं? वो यही कर सकते हैं कि भाई अगर अभी भी आप इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहिए, समझ रहे हैं ना। अगर लॉन्ग टर्म के व्यू से आप अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल आप इन्वेस्टेड रहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आप एवरेज कर सकते हैं, लेकिन उसमें नुकसान होगा। अगर आप निकलते फिर भी आपको नुकसान होगा। अभी खैर आपने तो पैसा बना लिया। बात रही नए इन्वेस्टर्स की, तो इनको क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर इनको भी 2 ही बात यहाँ पर याद रखना चाहिए, या तो आप एवरेज कर सकते हैं या नहीं तो आप निकल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। मैं आपको कुछ भी सजेशन वगैरह नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ कि अगर मैं आपकी जगह पर रहता तो क्या करता। तो मैं सिंपली 2 ही काम करता। अगर मैं ये देखता कि भाई अगर मैं बहुत ही लंबे समय के लिए हूँ, 5 साल 6 साल के लिए हूँ, इस तरह का अगर टाइम ड्यूरेशन अगर है मेरे पास अभी, तो बिल्कुल मैं बने रहता, बेफिक्र बने रहता। लेकिन इस तरह का टाइम ड्यूरेशन नहीं है, या मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा, तो मैं निकल जाता, या फिर एवरेज करता, मतलब अपने हिसाब से, अपने रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग मैं हिसाब किताब करता। और वही हिसाब किताब आप अपने रिस्क के अनुसार कर सकते हैं, समझ रहे हैं। मैं आपको कुछ भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। आप अपने हिसाब किताब से इन चीज़ों का डिसीजन आप कर सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो खास तौर से मोतीलाल का जो फंड आया था, मोतीलाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड, उसके बाद आया ICICI का, तो इसमें निवेश करने वाले ज़्यादातर इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं। देखिए, क्योंकि जिस टाइम पे इन्होंने ख़रीदारी करी थी और मोतीलाल का जो फंड आया था, उस टाइम ऑलरेडी जो स्टॉक्स थे डिफेंस के, वो ओवर वैल्यूड थे। ओवर वैल्यूड क्यों थे, क्यों बढ़ा था, वो सारी चीज़ें मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे वैल्यूएशन थी। भाई वैल्यूएशन क्यों थी? इन चीज़ों को आप समझिए ना।
कमी क्या थी और वैल्यूएशन क्या थी, क्यों थी, रीज़न क्या था, वो सारी चीज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि वैल्यूएशन क्यों था। ओवरऑल अगर मिलाकर कहा जाए तो जिस टाइम पे मोतीलाल ओसवाल में निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स ने निवेश किया था, मोतीलाल का जो फंड था उसमें ओवर वैल्यूएशन पे इस डिफेंस स्टॉक्स में उन्होंने खरीदारी करी, यानी म्यूचुअल फंड में निवेश किया और म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक्स में निवेश किया। यही हाल ICICI का रहा और उसके बाद से लगातार गिरावटें हो रही हैं। तो यहाँ पर भी आप दो ही काम कर सकते हैं, आप अपने रिस्क के अनुसार, मैं आपको सजेशन नहीं कर रहा हूँ, आप अपने रिस्क के अनुसार या तो आप एवरेज कर सकते हैं या नहीं तो रिडीम कर सकते हैं। लेकिन रिडीम करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको नुकसान ही होगा। और अगर बहुत ही लंबे समय के लिए अभी आपको जाना है, 4 से 5 साल 6 साल है, तो बिल्कुल आप बने रहिए। क्योंकि एक बात लास्ट में कहता हूँ मैं, वो बात ये है कि भाई डिफेंस का जो सेक्टर है, यकीनन ये सेक्टर जब पैसा बनाएगा ना तो बहुत ज़्यादा पैसा बनाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा बना कर देगा। ये सारे डिटेल्स हैं। मुझे उम्मीद है कि भाई जो भी इम्पोर्टेंट बातें जो आज की इस वीडियो में करनी थी वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं या फिर आपको लगता है कि भाई ये वाली बात भी करनी चाहिए लेकिन ये बात वीडियो में नहीं हुई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सर बता सकते हैं और उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। या फिर अगली वीडियो जो भी आएगी, जब भी आएगी, तो उसको मैं कवर भी करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।